चलो क्लास देखो भाई। सर भाई पर हमें छुट्टी नहीं है। नहीं छुट्टी है, मुझे दोनों बैठ करना है, कर लेकर शुरू करना है। सो करते हैं शुरू। दीपांशु एक बार 5 मिनट से लाइट बंद कर देना पीछे आप कुछ बोर्ड है उससे पहले बैठो। स्लेट को जब तक ठीक नहीं हो रहा ना तो ऐसे हल्का सा ऊपर की तरफ उठा के फिर खींचा। ये तो जल्दी हो गया ना। सही में लगा कुछ अच्छे के लिए कुछ थोड़ा परेशान होना पड़ता है। सो गाइस क्या था लास्ट क्लास? अच्छा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो ग्रुप में मैसेज आने वाला था तुम लोगों को कि छुट्टी मत करना आज की, क्योंकि हम बोर मॉडल स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और एग्जाम में मतलब गारंटेड आती ही आती है, ठीक है। मतलब इसमें कोई चांस नहीं है कि ये टॉपिक ना आए। सो अब तक मान के चलिए अगर मैं मॉडल्स ऑफ एटम्स की बात करूँ बच्चों, सो मॉडल्स ऑफ एटम के अंदर ना मैंने तुम लोगों को लास्ट क्लास ये पढ़ाया था जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। इज दिस फाइन? जे थॉमसन में क्या था भैया, मैंने बता रखा आपको वाटरमैन मॉडल का बेसिकली था, है ना। सीड्स इलेक्ट्रॉन से काम करेंगे, जो पल्प था बेसिकली रेड ब्लड बुक्स का पॉजिटिव चार्ज है ना। हां तो मास वाइज तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा दिखेगा ना, पल्प हमेशा ज्यादा होगा सीड्स के मास के मुकाबले ना। लेकिन अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड देखें दोनों का क्या था, सेम था। तो मास डिफरेंट होता है, चार्जेस सेम होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था, याद है रदरफोर्ड का, कि भैया हमारे पास एक हमने रेडियोएक्टिव सोर्स लिया और रेडियोएक्टिव सोर्स कैसे करते हैं काम मैंने बताया था आप लोगों को। यहाँ पर यूरेनियम थोरियम में क्या होता है, जैसे आपने अपने बैग को बहुत ज़्यादा ठूस के भर लिया उसमें कुछ ना कुछ निकलेगा, तो वही रेडियोएक्टिव सोर्सेज होते हैं। हाँ बताओ। बीच में लेड प्लेट भी तो रखी, लेड प्लेट्स भी रखते हो, मैंने लगाई नहीं है यहाँ पर। लेड प्लेट्स इसी उसको डायरेक्शन करने डायरेक्ट करने के लिए होती है। तो यहाँ पर होती है, मैंने बताया था हल्का सा, लेकिन लिखने यहाँ पर बनाने की ज़्यादा जरूरत नहीं, ठीक है। लेकिन मेन इसके ना आपको ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजन्स पे आना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशंस आपको बताई गई थी कि लगभग 20,000 में से 19,500 पार्टिकल्स ऐसा हुआ था कि बिना किसी डिफ्लेक्शन के चले गए, मतलब मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स वाज अनडिफ्लेक्टेड। इसका इससे क्या अंदेशा लगता है, पूरा पूरा एटम का स्पेस बोलो कैसे एम्प्टी, लेकिन कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्शन दिखाया, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज भी है ना। लेकिन कुछ ही डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज बहुत छोटे से वॉल्यूम में ऑक्यूपाइड है ना। तो यहाँ से बेसिकली आइडियाज लगने शुरू हो गए थे कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है ना वो बहुत ही छोटे से वॉल्यूम में ऑक्यूपाइड चीज है, बाकी सारा का सारा स्पेस एटम का बोलो क्या होता है, एम्प्टी होता है। कैसा होता है, एम्प्टी। अब सुनिए जरा, अब आते हैं बहुत जरूरी मुद्दे पे। अगर आपने लास्ट क्लास थॉमसन और रदरफोर्ड को अच्छे से पढ़ा है तो वहां तक की बात तो होगी खत्म। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बोर मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। दिस इज बोर मॉडल ऑफ एटम। आज हम इसे स्टार्ट करेंगे। एंड बोर का क्या मानना था मैं आपको बहुत क्लियर करता हूँ, सिंपल सी बात है। बोर का ये मानना था जैसे कि सारे प्लैनेट सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं फिक्स ऑर्बिट्स में, एक फिक्स पाथ है, तो वैसे ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स भी ना अपने एक फिक्स्ड पाथ में, फिक्स पाथ का मतलब ये है कि एक पाथ अगर उन्होंने पकड़ रखा तो उसी पाथ में ही हमेशा क्या होते रहेंगे, बोलो घूमते रहेंगे। मींस ना ऑर्बिट का कांसेप्ट दिया था, इसका कांसेप्ट दिया था बोलो ऑर्बिट। सो हम बोल देते हैं अकॉर्डिंग टू बोर इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग in a fixed circular paths which are called orbits। इनको किसका नाम मिला, which are called orbits। तो इनके मॉडल के अकॉर्डिंग ना, इनके मॉडल के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ सीन है कि जो हमारे ऑर्बिट्स है ना वो कुछ इस तरह के, जैसे कि मान लीजिए न्यूक्लियस है और ये इसके चारों तरफ ऑर्बिट्स है और इन्हीं में क्या घूमते हैं बोलो, इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। और क्या जरूरी है कि किसी में एक ही ऑर्बिट हो, होने को दो ऑर्बिट भी हो सकते हैं, तीन ऑर्बिट भी हो सकते हैं। बस इन्होंने कांसेप्ट दिया था कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन द फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स एंड दीस सर्कुलर पाथ्स आर सेड टू बी द ऑर्बिट्स। इन ऑर्बिट्स में घूमते हैं ना। जैसे कि आप लोगों ने बचपन में सोडियम का पढ़ा 2,8,1 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2,8,1 तब वो शेल वाइज पढ़ा था कि पहले चरण 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑर्बिट वाला कांसेप्ट इन्होंने दिया बेसिकली कि भैया एक एटम के चारों तरफ ना इलेक्ट्रॉन्स एक फिक्स सर्कुलर पाथ में घूमते हैं और ये जो फिक्स सर्कुलर पाथ से बेसिकली क्या है बोलो ऑर्बिट्स।
ठीक है भाई, यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत तो लगती नहीं क्योंकि मैंने यहाँ तक कुछ ज़्यादा कुछ बोला ही नहीं। अब लेकिन यहाँ से इन्होंने बहुत सारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस भी देना स्टार्ट किया और उन मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस का जो प्रूफ है ना बच्चों, वो हमारी केमिस्ट्री में तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि उन सबका प्रूफ वहाँ पर है बोलो फिजिक्स के अंदर है। ध्यान रखना बच्चों, ठीक है, रखना ना तो नहीं। मैंने क्या बोला, जो मैं आपको मैथमेटिकल रिलेशंस अब कराने वाला हूँ ना, इन सबके प्रूफ्स फिजिक्स के अंदर है। 12th क्लास के अंदर दोबारा से एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा एटम, फिर दोबारा से, और वो किस में होगा, वो केमिस्ट्री में नहीं होगा, वो फिजिक्स में होगा उसमें। तो फिजिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे, फिर दोबारा से बोलोगे एटम, और वहां पर हम जितने फॉर्मूले में तुम्हें कराऊंगा ना, इन सब का प्रूफ भी दिया हुआ है। लेकिन वो फॉर्मूले हैं क्या, चलो समझने की कोशिश करते हैं। इन्होंने सबसे पहला फॉर्मूला दिया बच्चों, सबसे पहला फॉर्मूला दिया इन्होंने रेडियस का, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ एनी एटम। फोकस करिएगा क्योंकि आज मैं दो फॉर्मूले आप लोगों को करा दूंगा। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ एनी एटम, किसी भी एटम के किसी भी ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा। आप मुझे एक छोटी सी बात को बताने की कोशिश करेंगे बच्चों। जैसे कि मान लो ये फर्स्ट ऑर्बिट है, उस फर्स्ट ऑर्बिट को मैं बोल देता हूं, this is n is equals to 1 and this is n is equals to 2 and this is n is equals to 3, मींस फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। मेरा सवाल है क्या हर एक ऑर्बिट का रेडियस एक जैसा है? किसी का ऑर्बिट कम है, किसी का ऑर्बिट बोलो क्या है, ज्यादा है, बोलो है कि नहीं, है ना। दूसरे का ऑर्बिट का रेडियस पहले से ज्यादा होगा, तीसरे का दूसरे से ज्यादा होगा। सीधे यहाँ पर क्या कर रहे हो, इधर देखो ना। और दूसरे एटम की बात करो तो मैं बोलूं जैसे इसका फर्स्ट ऑर्बिट, मान लो हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट जो है उसका कुछ रेडियस है, क्या लगता है हीलियम के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस उतना ही होना चाहिए? जरूरी नहीं है। एटम टू एटम बेसिकली रेडियस बोलो क्या कर सकते हैं, डिफर कर सकते हैं। सो इन्होंने पहला फॉर्मूला दिया रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट्स पे, बेसिकली किसी भी एटम के अंदर किसी भी ऑर्बिट का, दोबारा सुनिए मैंने क्या बोला, किसी भी एटम में किसी भी ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा, इसका एक फॉर्मूला बनाया था। और वो फॉर्मूला क्या था, ध्यान सुनना, वो फॉर्मूला था रेडियस बराबर में, आर में बताऊंगा क्या मतलब है, 52.9 n स्क्वायर बाय में z पिकोमीटर्स। अभी पिकोमीटर्स आपको नहीं पता तो चिंता वाली बात नहीं है, मैं बता देता हूं। जैसे कि आपका किलोमीटर होता है, एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, मिलीमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, वैसे पिकोमीटर भी होता है। और एक पिकोमीटर कुछ नहीं, एक पिकोमीटर होता है 10 की पावर -12 मीटर। 10 की पावर, अबे 10 की पावर -12 का भी कंफ्यूजन डाल दे तो 1 में 10 की पावर 12 हो जाएगा। नहीं भाई, अगर किसी को 10 की पावर -12 तो नीचे आ गया 10 की पावर 12, इसका मतलब नीचे 12 जीरो, इसका मतलब क्या बन रहा है 0.0000005 होगी, 6 7 8 9 10 11 और फिर 12। तो इतने मीटर्स को बेसिकली मैं क्या बोलता हूँ, बोलो एक पिकोमीटर। क्या बोलता हूँ बोलो? अब फोकस करिएगा, हमने पिकोमीटर ही क्यों चूज किया। देखिए आप लोगों को एक छोटी सी बात है, एटम कैसा होता है, एटम तो बहुत छोटा होता है। तो एटम की जो, अगर एटम बहुत छोटा है तो जो उसके ऑर्बिट्स की रेडियस होंगे वो भी बहुत छोटे होंगे। अब रेडियस बहुत छोटे थे और इतने छोटे थे कि उनकी वैल्यूज ना कुछ ऐसे आ रही थी, जैसे कि दिया हुआ नंबर तो इस तरीके से आ रही थी 0.0000000 11 बार ऐसे जीरो लगा के 5, किसी का आ रहा था 0.0000000 पीछे आ रहा था मान लो 6, ऐसे करके। तो उन्होंने कहा ये बार बार इतने ऐसे अजीब से नंबर्स आएंगे, इससे बेटर क्या करते हैं, इनको साइंटिफिक नोटेशन में या फिर बोल देते हैं कि इतनी वैल्यू को बोलो क्या बोल दिया, इतने मीटर की वैल्यू को बोलो क्या बोल दिया, 1 पिकोमीटर। जो इतना होगा उसको क्या बोलेंगे, बोलो 5 पिकोमीटर। जो इतना होगा बोलो क्या बोलेंगे, 6 पिकोमीटर, है ना। उससे गुना होगा भाई, नहीं है मेरी बात समझ। देखिए 10 टू द पावर -12 मीटर्स को बेसिकली क्या नाम दिया गया, 1 पिकोमीटर का। अब जितनी भी रेडियस उसी रेंज के आसपास आएंगे वो पिकोमीटर से बोलने लग जाएंगे। जैसे कि मान लो मैं एक सिंपल सी बात आपसे बोलता हूँ कि मान लो हो गया, अच्छा जो मान लो कि किसी का रेडियस ना 5 पिकोमीटर है, कितना है बोलो 5 पिकोमीटर। आप बताना जरा उसकी वैल्यू कितनी होगी रेडियस की। आप बोलोगे 5 × 10 टू द पावर कितना, बोलो -12। हेलो, अब ये बोलोगे, सुनो भाई मेरे ध्यान से, अगर आपने बोला कि भैया किसी भी एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस जो है 5 पिकोमीटर है। अब देखो आप लोगों ने क्या समझा, आप लोगों ने समझा कि इसका मतलब 5 गुना में और 1 पिकोमीटर सबको सिखा दिया गया कि 10 की पावर -12 मीटर को बोलते हैं। तो आप लोग समझ जाएंगे ना कि 5 गुना में 10 की पावर -12 मीटर, और समझेंगे भी कि 5 गुना में 10 की पावर 12 यानी बोलो कितना 0.0000000 बोलो 5 मीटर। अरे बोलो है कि नहीं। तो ये नंबर लिखना आसान है, ये नंबर लिखना आसान है, ये वाला 5 पिकोमीटर लिखना आसान है। तो आपके रेडियसेस जो थे ना वो जानबूझ के हमने पिकोमीटर्स में लिखे क्योंकि वो वैल्यूज बहुत छोटी थी, और उन छोटी वैल्यूज को अगर मीटर में ही लिखता तो बड़ा कॉम्प्लिकेट लिखने में आता। बोलो है कि नहीं। अरे नहीं है, ऐसा नहीं है, ये मेरी बात समझी है ना। तो आप लोगों ने उसी तरह की यूनिट यूज करी। अब मान लो किसी का बोलूंगा 8 पिकोमीटर, तो अपने आप में सुना 8 पिकोमीटर कितना रेडियस होगा, 8 गुना में 10 की पावर -12 मीटर यानी 0.0000 फलाना करके जो भी है ना। दिस इज फाइन टू योर नॉट गाइस, ठीक है। सो बोर्ड पे आप लोग देखेंगे, अभी लिखिए मत, समझिए बच्चों इसको। इस फार्मूले का पर्पस क्या है समझाता हूं। ये है रेडियस ऑफ
nth ऑर्बिट। अब बच्चे कहते हैं nth क्या होता है सर, ये तो एपी में पढ़ते थे। nth मतलब कुछ नहीं, जैसे फिफ्थ ऑर्बिट, सिक्स्थ ऑर्बिट, सेवंथ ऑर्बिट, तो वैसे nth ऑर्बिट है ना, n डिनोट कर रहा है कौन सा ऑर्बिट नंबर है, कौन सा ऑर्बिट नंबर है। दूसरी बात यहाँ पर n तो आपको पता लग गया कौन सा ऑर्बिट नंबर है, z होता है कौन सा एटॉमिक नंबर, किस एटम की बात हो रही है, किस एटम की बात हो रही है। अब लेट इट से मैं आपको कुछ करके दिखाता हूं इसके ऊपर। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ वैल्यूज देके दिखा रहा हूं। मान लीजिए किसी ने बोला कि बताइए फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन है, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ, फोकस करना, इट्स अ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। अब मुझे बताने की कोशिश करना फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n कितना होगा बच्चों, 1। सब बच्चे बोर्ड पे देखेंगे n कितना आएगा 1, और हाइड्रोजन के लिए z भी कितना आएगा 1। अब n भी 1 z भी 1, क्योंकि भैया एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है, और ऑर्बिट नंबर भी बोलो कितना आएगा, पहला ऑर्बिट की बात करो तो 1 ही होगा। सो बोलो कितना रेडियस आएगा, रेडियस कितना आएगा बताओ, 52.9 n स्क्वायर बाय z, यानी 1 स्क्वायर बाय 1। बोलो कितना आंसर आ जाएगा, तो मुझे बताओ जरा पहले ऑर्बिट का रेडियस कितना हो गया, 52.9 पिकोमीटर। अब ये क्या कहना चाह रहा है तुम्हें पता है, तुम्हें हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट जैसे कि हाइड्रोजन एटम ऐसा होगा ना, फर्स्ट ऑर्बिट ऐसा होगा ना, तो फर्स्ट ऑर्बिट की जो ये दूरी होती है ना, न्यूक्लियस से लेके आउटर बाउंड्री तक की दूरी होती है, कितनी होती है बोलो, 52.9 पिकोमीटर। एंड इट इज अंडरस्टूड टू अस, अभी मुझसे क्यों अंडरस्टूड है भाई, क्योंकि मैं पिकोमीटर के बारे में जानता हूं। तो बोलो कितना वैल्यू है, 52.9 या नियरली 53 पिकोमीटर है, नियरली 53 पिकोमीटर। बोलो कितना बनेगा, 52.9 into 10 to the power minus 12 into 10 to the power minus 12। तो इतने मीटर्स का बेसिकली हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस होता है, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस होता है। और ये बात तुम्हें और समझ में आ जाएगी जब मैं तुमसे सेकंड वाला रेडियस कैलकुलेट करवाऊंगा। मैं तुम्हें कहूंगा कि बच्चों मुझे कैलकुलेट करके आप लोग बताओ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ, तो बताओ हीलियम के केस में क्या करूंगा, कौन मुझे बताएगा सर फर्स्ट ऑर्बिट है तो n तो कितना रहेगा, सब बच्चे n कितना रहेगा 1। अरे फर्स्ट ऑर्बिट है n तो 1 ही रहेगा, n है ऑर्बिट नंबर, तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n कितना रहेगा 1। और मुझे बताना जरा हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा 2। अरे यार ये तो पता है ना तुम लोगों को, पक्का ना। और n और z ही चाहिए इस फॉर्मूले के लिए सिंपल। तो मुझे बताना जरा रेडियस का कितना आ जाएगा, बोलो 52.9 n स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर बाय z यानी 2 है ना। बोलो कितना आएगा, 52.9 डिवाइड बाय 2 करेंगे कितना आएगा, 26.45 पिकोमीटर। अब मुझे बताओ जरा, सब बच्चे बोर्ड पर फोकस करके बताओ जरा कि किसका फर्स्ट ऑर्बिट जो है ना थोड़ा छोटा है, बताओ जरा। दिमाग यहाँ पे हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है 52.9 और हीलियम के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है 26.45। किसका फर्स्ट ऑर्बिट छोटा है, हीलियम का। अच्छा कौन मुझे बताएगा ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है कि हीलियम का पहला ऑर्बिट बल्कि उसके बाद तो भैया ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वगैरह है, उसका पहला ऑर्बिट छोटा है और हाइड्रोजन का पहला ऑर्बिट बड़ा है। सर एक्वास में नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा तो अट्रैक्शन ज्यादा। एग्जैक्टली, बहुत सिंपल थ्योरी है भैया। हाइड्रोजन के पास कितना प्रोटॉन है, 1। हीलियम के पास कितना है बोलो, 2। कैसे पता, अरे जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन्स होते हैं। अब न्यूक्लियस में जितना ज्यादा प्रोटॉन होगा अट्रैक्शन भी तो उतनी ही बोलो क्या होगी, ज्यादा होगी। अरे नहीं यार ये बात सुनो, तो इसका फर्स्ट ऑर्बिट अगर 52.9 पिकोमीटर दूर है तो इसका बेसिकली इतनी दूर नहीं होगा बिकॉज़ इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स हैं, तो अट्रैक्शन थोड़ी सी बोलो क्या है, ज्यादा है। और ज्यादा अट्रैक्शन तो पहले ऑर्बिट का रेडियस बोलो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अरे नहीं है ऐसा, तो इसका 52.9 उसका 26.45। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, नहीं है बस समझ में, श्योर उज्जवल है ना। तो अब मुझे लेकिन एक बात बताओ कि मुझे तो इस फॉर्मूले से एक बात समझ में आ रही है कि सर ये तो बड़ा आसान हो गया। मुझे आप कोई भी एटम बोलो और ऑर्बिट नंबर बोलो निकल जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं सोडियम के पहले ऑर्बिट का रेडियस बताओ, सोडियम के पहले ऑर्बिट का रेडियस बताओ, बताओ बता दोगे। अच्छा कैलकुलेट करो, वैसे बता दो। बोलो क्या करोगे, n को 1 रखोगे, z को 11 रखोगे और डिवाइड करके सॉल्व कर दोगे। उसका पहला ऑर्बिट का रेडियस तो 52.9 डिवाइड बाय 11 आ रहा है और 11 से डिवाइड करने पे कुछ ना कुछ 4 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब इंस्टेंट बहुत छोटा आएगा। क्यों भैया, क्योंकि उसके पास 11 प्रोटॉन्स, तो अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगी पहले ऑर्बिट पे और पहला ऑर्बिट बहुत नजदीक होगा। दिस इज पॉइंट डी और नॉट गाइस, है ना। हां थर्ड ऑर्बिट दूर हो सकता है लेकिन फर्स्ट ऑर्बिट कंपेयर करोगे तो उसका सबसे नजदीक होगा बिकॉज़ उसमें प्रोटॉन सबसे ज्यादा है। दिस इज पॉइंट डी और नॉट गाइस। अच्छा अगर मैंने बोला सोडियम की थर्ड ऑर्बिट का बताओ, सोडियम के क्या करोगे बताओ जरा, क्या करोगे सर? कुछ नहीं, बहुत आसान सी चीज है। सोडियम का थर्ड ऑर्बिट मतलब n को क्या रखूंगा, 3 रखूंगा, z को कितना रखूंगा, 11 रखूंगा, हो गया खत्म सर। ऑक्सीजन का सेकंड ऑर्बिट बोलो, ऑक्सीजन का सेकंड ऑर्बिट n को रखेंगे 2, n को रखेंगे 2, सेकंड ऑर्बिट है ना, और ऑक्सीजन z कितना रखेंगे बोलो 8। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, करके दिखा दो क्या करो जरा एक बार करो। कैलकुलेट द radius of second orbit of oxygen। करना
$36.45 यस राइट आंसर। बोलो भाई ऑक्सीजन का सेकंड ऑर्बिट बोल रहा है, ऑक्सीजन का सेकंड ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट का बोलो क्या करोगे, ऑक्सीजन के सेकंड ऑर्बिट का बोलो R2, बोलो R2 कितना आएगा 52.9 n स्क्वायर बोलो कितना, सेकंड ऑर्बिट है 2 का स्क्वायर 5 z बोलो कितना है, बोलो 8, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 से 8 कटेगा 2 पे, तो 52.9 वही आ जाएगा 26.45। अब आपके पास सेम वैल्यू आ गई, तो अरे भैया सेम नहीं है, पर ध्यान सुनो, वो उसके फर्स्ट ऑर्बिट की और ये इसके बोलो क्या है, मतलब ऑक्सीजन का सेकंड ऑर्बिट ही इतनी दूर है जितनी इसका फर्स्ट ऑर्बिट है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट तो इसका ऑक्सीजन का फर्स्ट ऑर्बिट तो और अंदर है, नहीं है बात समझ में, समझे नहीं, मतलब जितनी दूर इसका फर्स्ट ऑर्बिट इसका तो बोलो कौन सा ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है ना, वो कोई दिक्कत नहीं है। आप बस मुझे ये बताइए कि इस फॉर्मूले को देख के तुम क्या किसी भी एटम के किसी भी ऑर्बिट का बोलो रेडियस निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। और ये थ्योरी समझ में आ रही है कि जितना मैं आगे जा रहा हूँ सबके फर्स्ट ऑर्बिट्स उतने नजदीक मिल रहे हैं, बिकॉज उनके पास प्रोटॉन्स की संख्या ज्यादा है तो अट्रैक्शन ज्यादा है और रेडियस बोलो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसीलिए आप लोग फोकस करो, सब लिखना मत करो, कि आप लोग देखेंगे कि जिसका z जितना बड़ा होगा, देखो z के साथ कैसा रिलेशन रेडियस का, जिसका z जितना बड़ा होगा ना उसका रेडियस उतना छोटा होगा। अब z बड़ा होने का मतलब क्या होता है बोलो, प्रोटॉन ज्यादा होना, तो ज्यादा प्रोटॉन मतलब छोटा रेडियस, सही बात है ना। और जितना बड़ा ऑर्बिट नंबर, एक की बजाय 2 करोगे, 2 की बजाय 3 करोगे, जितना बड़ा ऑर्बिट नंबर उतना बड़ा रेडियस मिलेगा, ये बात ठीक है, अरे है कि नहीं। सो हायर द ऑर्बिट नंबर हायर द रेडियस, बट हायर द एटॉमिक नंबर लोअर द रेडियस, इसीलिए वो रिलेशन इनवर्स बन रहा है एक के साथ और एक के साथ डायरेक्ट बन रहा है, नहीं है ये बात समझे। तो मुझे ये बताइए किसी भी एटम के किसी भी ऑर्बिट का रेडियस निकालना आ गया, ठीक है। अब मैं तुमसे कुछ बहुत बढ़िया बात करने वाला इस टॉपिक पे, यहां तक की बातें सबको समझ में आती है कि नहीं आती, पक्का श्योर, हां भाई आदर्श। चलो अब तुम्हें एक और चीज में सिखाने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूं। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ consecutive radius R1, R2, R3 in a particular atom. पर्टिकुलर मतलब किसी भी एक एटम में उसके किसी भी 3 रेडियस, मतलब R1, R2, R3, सॉरी मैंने बोला कि एक एटम के अंदर उसके पहले रेडियस, दूसरे रेडियस, तीसरे ऑर्बिट के रेडियस में रेशियोज क्या होंगे, रेशियोज क्या होंगे। ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूं, ऑप्शंस में आपको दे रहा हूं, क्या रेशियोज होंगे 1:2:3, क्या रेशियोज होंगे 1:4:9, क्या रेशियोज होंगे 2:4:6, क्या रेशियोज होंगे 1:2:4। आपको सोचना है, क्वेश्चन समझे आप लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन क्या बताया था आप लोगों को, किसी भी एटम में, पर्टिकुलर एटम मतलब कोई भी एटम आ गया यहाँ पर ना, तो कोई भी एटम में उसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑर्बिट के रेशियोज, रेडियस के रेशियोज क्या होंगे, समझे नहीं क्वेश्चन को। जैसे कि मान लो कि मेरे पास ये एटम है, अब इसका फर्स्ट ऑर्बिट है, इसका सेकंड ऑर्बिट भी है, इसका थर्ड ऑर्बिट भी है ना, 3 तरह के ऑर्बिट बेसिकली हैं इसके अंदर, और मैं ये बोल रहा हूं बच्चों तुम लोगों को कि ये R1 है, ये R2 है और ये बोलो क्या है R3 है, तो इनके रेशियोज क्या होंगे, 1:2:3 रेशियो होंगे, लेकिन ये 1 यूनिट है तो वो 2 यूनिट है और वो 3 यूनिट है, या 1:4:9 रेशियो होंगे, 1 यूनिट है, 4 यूनिट होगा, 9 यूनिट होगा, रेशियोज क्या होंगे, समझ रहे बात को, रेशियो नहीं समझते बच्चों। अगर को बोले 1:2:3 इसका मतलब क्या बोलो, अगर ये 1 यूनिट है तो ये दूसरे वाला 2 यूनिट होगा, तीसरे वाला कितना होगा 3 यूनिट होगा, कितना होगा, है ना। और अगर 1:4:9 की बात करें तो अगर ये 1 यूनिट है तो दूसरा वाला उससे 4 गुना होगा और तीसरा वाला उससे 9 गुना होगा। तो बस यही मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि किसी भी एटम में ये जो हमारे ऑर्बिट्स होते हैं, ये ऑर्बिट्स किस रेशियोज में अरेंज होते हैं, कौन बताएगा। ऑप्शन कितने के अकॉर्डिंग, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट लग रहा है सर, 1:2:3। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, बी ओके, ऑप्शन नंबर सी, डी, डी ऑप्शन बी तो बिल्कुल गलत है। सो इसके और इसके फेवर में तो कोई जा ही नहीं रहा ना, चलो इनको हटा देते हैं ना, बी और सी ऑप्शन के अंदर थोड़ी कंफ्यूजन पैदा हो रही है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। आप मुझे देखिए रेडियस का फॉर्मूला तुम लोगों ने क्या पढ़ा, 52.9 n स्क्वायर बाय में z पिकोमीटर, सबने यही पढ़ा भाई, है ना, तो चलो तो पढ़ा नहीं है। अब मेरी बात सुनो, किसी भी एटम का फर्स्ट ऑर्बिट है, उसका रेडियस कितना आएगा बोलो 52.9, n का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर आएगा फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, तो और z उसका मुझे पता ही नहीं, तो मैंने z ही मान लिया। क्या मान लिया बोलो, z, मुझे पता नहीं ना भाई 10 वाला है, मतलब नियोन है या सोडियम है, जो भी है z लिख दिया मैंने दूसरे वाले रेडियस को देखा, बताओ जरा दूसरे वाला रेडियस बोलो कितना आएगा 52.9 और यहाँ आएगा 2 का स्क्वायर, क्या आएगा बोलो
और डिवाइड बाय कितना आएगा z, तो z वही आएगा बिकॉज़ बोला पर्टिकुलर एटम, वो बोला पर्टिकुलर मतलब एक एटम के अंदर उसके तीनों रेडियसेस की रेशियो क्या होगी, तो भैया रेडियसेस की रेशियो में n बदलता रहेगा। अरे ऑर्बिट के वाइज क्या बदलेगा n, लेकिन z तो पूरे ऑर्बिट के पूरे एटम के लिए सेम ही रहता है ना। अरे नहीं आ रहा है समझ में। सो मुझे बता दो तीसरा वाला कितना आएगा 52.9, बोलो क्या आएगा 3 का स्क्वायर बाय में z। अब आप लोग थोड़ा सोच समझ के जवाब देना बच्चों, सोच समझ के जवाब देना, आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है कि क्या रेशियोस क्या बनेगा। रेशियोस वाइज देखो ये 52.9z 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 सब कटना ही है, कटना है कि नहीं कटना, आयुष नहीं आ रही बात समझ में। तीनों में जो चीज सेम है वो रेशियो में बोलो क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो मतलब बच क्या जाएगा बोलो 1 का स्क्वायर, इसमें क्या बचेगा बोलो 2 का स्क्वायर, और इसमें क्या बचेगा बोलो 3 का स्क्वायर। अरे यार नहीं आ रहा समझ है ना। आप यूं भी सोच सकते हैं कि अगर मान लो इस वैल्यू को मैं सोच के देखना, अगर इस वैल्यू को मैं कुछ भी मान लूं x मान लूं, तो ये वाला वैल्यू डेफिनेटली ऊपर वाले के मुकाबले 4 गुना मिलेगा। क्या मिलेगा बोलो, देखो ना, क्योंकि ये पूरी वैल्यू 52.9 डिवाइड बाय z है, वन का तो मतलब ही नहीं है। 52.9 डिवाइड बाय z, और ये देखो 52.9 डिवाइड बाय z इनटू 4 आएगा, इनटू 4 आएगा, और ये आएगा 52.9 डिवाइड बाय z इनटू 9 आएगा, इनटू 9। तो बेसिकली रेशियो क्या बनने वाला बोलो 1:4:9। मतलब अगर ये 1 यूनिट का रेडियस रखता है तो ये 4 का रखेगा, और ये कितने का रखेगा 9 का। गाइस लेट मी क्लियर, दिस इज रेशियोस। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि पहले वाले का हर एक का एक ही यूनिट रेडियस होगा, ऐसा नहीं है। क्या तुमने नहीं पढ़ा अभी भी कि हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस 12.9 है। एक का मतलब क्या है कि अगर मैं इसको 1 यूनिट मान लूं तो अगले वाले का इससे कितने गुना होगा, 4 गुना होगा। उससे अगले वाले का पहले वाले के मुकाबले 9 गुना होगा। अरे नहीं आया समझ में, कुछ नहीं है बात समझ में। सो ये वाला अगर 1 यूनिट है तो अगले वाला इससे 4 गुना होगा, उससे अगले वाला उससे 9 गुना होगा। यही मैं कहना चाह रहा हूं। सो मुझे आप लोग बच्चों एक बात बताओ, क्या तुम्हें समझ में आएगी 1:4:9 कैसा है? नहीं आया समझ में, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चंस आए थे यहाँ पर आगे, ठीक है ना। हालांकि आपके एनसीईआरटी रेडियस तक की बात करते हैं, पर हम थोड़ा सा इससे भी एडवांस करेंगे। तो ये वाली बात आपको क्लियर होती है कि नहीं? अक्षर कोई डाउट लग रहा है यहाँ पर? सो मैं ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट कर दूं। अब जब बी करेक्ट करेंगे तो आज एक और नई बात बता लगी जो हमें कभी पता ही नहीं थी, है ना। सो मैं आपको बताता हूं कि इनमें से कौन सा डायग्राम आपके अकॉर्डिंग ठीक है। आपको बताना है which of the structure of atom is correct according to Bohr's model, है ना। क्योंकि करेक्ट तो कोई सा भी नहीं, चारों में से चारों कुछ भी बना दो, लेकिन बोर मॉडल के अकॉर्डिंग बात करें सो आपको बताना है कि कौन सा मॉडल करेक्ट लग रहा है, ठीक है। सो कुछ निकले जैसा अब नन डालना पड़ेगा, और क्या बनाऊं? और रेक्टेंगल बनाना है। ऑप्शन नंबर सी। ऐसे क्यों लगा आप लोगों को? देखो हाँ, अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो पहले वाले में जो ऑर्बिट्स ना इक्वली स्पेस दिखते हैं। क्या दिखते हैं बोलो? मुझे अब एक बात पता लगी यार, रेडियस पहले का 1 है तो अगले का दुगना नहीं है, अगले का 4 गुना है। कितने गुना बोलो? तो तीसरे वाले का पहले वाले से 3 गुना नहीं है, 9 गुना है। कितने गुना बोलो? अब आप खुद सोच के देखो ना यार, 1:4:9 है। इसका मतलब अगर एक का रेडियस 1 यूनिट है तो अगले वाले का 4 है और उससे अगले वाले का 9 है। तो क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को लग रहा है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है? क्या ये इक्वली स्पेस हो सकते हैं? आप खुद सोच के बताओ, दिमाग लगाओ सब बच्चे दिमाग लगाना बच्चों। इतना मैं चाहता हूं कि मैथमेटिक्स तुम लोगों को सबको आता हो, तो आप लोग सोच के बताइए मुझे कि अगर ये 1 यूनिट है और ये 4 यूनिट है, ये बोलो 4 यूनिट है, अगर ये 1 यूनिट है और 4 यूनिट है तो गैप कितने का होगा? 3 यूनिट का। अरे गैप कितने का होगा? 3 यूनिट का। फिर मुझे बताओ अगली बार कितना होगा? 9। तो मुझे बताओ जरा, पूरा 9 होगा और ये 4 होगा, तो ये गैप कितने का होगा? 5 यूनिट का। तो यार पहली बार ये 3 यूनिट का गैप है, या मान लो कि बोलो कि न्यूक्लियस से यहाँ तक का 1 यूनिट का गैप है,
फिर ये 3 यूनिट का गैप है, फिर अगली बार कितने होगा 5 यूनिट होगा। मतलब कि ये जो ऑर्बिट्स है ये इक्वली स्पेस्ड और ये कुछ बच्चे वैसे ही समझ जाते हैं सर पहले का 1 है अगले का दुगना होता है, उससे अगले 3 गुना होता, तो मैं बोलता कि भैया इक्वली स्पेस है। कैसे स्पेस है बोलो? इक्वली 1 2 3 4 नंबर वाइज चल रहे हैं, 1 यूनिट बढ़ता जा रहा है। लेकिन सर ऐसा नहीं हो रहा सर, पहले वाले का रेडियस 1 यूनिट था, अगले वाले का 4 हो गया, सीधा 3 यूनिट रेडियस बढ़ गया। कितने यूनिट बढ़ गया? मतलब 3 यूनिट। तो 3 यूनिट का चेंज आ गया। उससे अगली बार तो सर कितना बढ़ गया? उससे अगली बार सीधा 4 से 9 हो गया, मतलब कितना बड़ा? मतलब 5 यूनिट। कितना बड़ा? मतलब 5 यूनिट। सिंपल स्ट्रेटजी बता रहे हैं सर, ऑर्बिट्स आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। मींस अगर आप पूरे बटे में वैसे तो बना देते हैं, लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर का जो मैंने बताया इसमें मैंने सबको बराबर बराबर दूरी पे लिया, देखो बराबर फिर बराबर फिर बराबर, ये मेथड या ये तरीका बिल्कुल ऑर्बिट्स को लेके सही नहीं है, क्योंकि ऑर्बिट्स कभी भी इक्वली स्पेस्ड नहीं होते। अरे नहीं आया समझ? आयुष डाउट लग रहा है कुछ? अच्छा ये क्यों गलत है? ये क्यों गलत है? इक्वली स्पेस तो नहीं है, लेकिन इधर क्या हो रहा है? दूरी कम होती जा रही है बेसिकली, कि पहले दूरी ज्यादा थी फिर थोड़ा सा कम और फिर थोड़ा और कम। ऐसा नहीं है सर, बेसिकली कहीं ना कहीं पहले वाले का 1 है तो अगले वाले का 4 है, उससे अगले वाले का 9 है, उससे अगले वाले का 16 आएगा। कितना आएगा बोलो? 16। तो धीरे धीरे दूरी ना और ज्यादा दूर होती जाती है ऑर्बिट्स की। क्लियर होता है कि नहीं होता? क्योंकि पहले का 1 है अगले का 4 आया, तो कितने यूनिट बढ़ेगा? 3 यूनिट। उससे अगले 9 आया, कितने यूनिट बढ़ा? 5 यूनिट। उससे अगले 16 आया, कितने यूनिट बढ़ा? 7 यूनिट। तो धीरे धीरे इनके बीच का गैप क्या होता रहता है? बढ़ता रहता है, घटता नहीं है। क्या होता है? बढ़ता है। इसलिए ये वाला आंसर भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, स्वास्तिक नहीं आ रहा समझ में। और ये वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, है ना? तो रेडियस को लेके सारी बातें समझ में आ गई। अभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी कर सकता है आप लोगों के साथ कि दो एटम्स बोल देगा, उनके ऑर्बिट्स बोल देगा, उनका रेडियस रेशियो बता दो, उनका रेडियस रेशियो बता दो। कर पाओगे सर? यस सर। जल्दी करना, जल्दी करना। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, मैं अच्छा मैंने अभी हीलियम प्लस लिखूंगा और अभी आपको थोड़ा आयन पे ध्यान नहीं दे रहा, मैं रीजन बताऊंगा मैं ऐसे क्यों लिखता हूँ। क्योंकि मैं ऐसे हीलियम लिखता हूँ तो उसमें गड़बड़ होती है, तो मैं हीलियम प्लस लिख रहा हूँ। ठीक है, लेटर ऑन बताऊंगा कि मैं इनको आयंस की फॉर्म में क्यों मैं हीलियम ही कंसीडर करता हूं। क्या कंसीडर करना बोलो? अरे हीलियम प्लस भी बोलूंगा तो भी Z तो 2 ही रहेगा ना यार। हीलियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, 2 लॉस करते हैं, लेकिन उसके पास प्रोटॉन्स की संख्या वो तो हमेशा 2 ही रहेगी ना। प्रोटॉन कभी भी लॉस और गेन नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स का बाद में बताऊंगा। सो आपको बोलना है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस टू द सेकंड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3+। बेरिलियम कौन है? 4। एटॉमिक नंबर कितना? 4। बताओ रेशियो क्या आएगी? क्या बोल रहे हैं? सर सी होगा। सी ऑप्शन। यस सर। यस गाइस, ऑप्शन नंबर सी मतलब अब आप लोग समझ गए बिल्कुल अच्छे से। तो आप लोग बोलेंगे फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस टू द सेकंड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3+ ना। अभी आयन पे आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है? बाद में बताऊंगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं कि बेरिलियम से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं, हीलियम से 1 निकाल रहा हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं ये लेटर ऑन तुम्हें बताऊंगा, लेकिन आपको समझना है कि इलेक्ट्रॉन के निकलने से Z पे कोई असर नहीं। Z इंडिकेट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ना, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने रहेंगे, आदर्श नहीं आ रही है समझ में। सो मैं क्या बोलूंगा जरा बताओ। फॉर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, तो मुझे बताओ जरा हीलियम प्लस के फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n1 होता है और Z बेसिकली 2 होता है। तो अगर मैं इसके फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस बोलूंगा, फॉर हीलियम फर्स्ट ऑर्बिट बोलूंगा, सो कितना आएगा? 52.9 है ना, n स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर बाय Z कितना बोलो? 2 है ना। क्लियर हो रहा है? पिकोमीटर्स। और अगर मैं बात करूं सेकंड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम, तो इसका n कितना हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा और Z कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो जो इसका रेडियस है बेसिकली 52.9 n स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर बाय 4 आएगा, बेसिकली 4 बाय 4 कट जाएगा बेसिकली, है ना। सो 52.9 आएगा। सो आप लोग ऐसे कर रहे हैं, दूसरा तरीका भी ऐसा कर लेगा, ठीक है। सो मुझे बताओ रेडियस रेशियो कितना आ जाएगा अगर R1 बाय R2 करेंगे? पहले इसका पूछा बाद में उसका रेशियो है।
So 52.9 divided by 2 and 52.9. So it will comes out to be 1/2. 1/2. So ratio हो जाएगा 1:2. That is option number C is the right answer ना. Clear हो रहा है कि नहीं हो रहा? कुछ बच्चे देखो कभी-कभी इतना नहीं करना होता. ये तो बेसिकली तुम्हें करवाने के लिए बच्चों वाले तरीके से करा दिया. लेकिन आप लोगों को ये समझना है कि मुझे ऊपर R1 रखना था, नीचे मुझे क्या रखना था R2. चाहो तो मैं लिख सकता हूँ ऊपर R1 हीलियम का है और R2 किसका है बोलो बेरिलियम का है. ये तो बात है ना. तो मैं सीधा बोल सकता हूँ कि 52.9 बस इसका पहला ऑर्बिट है तो 1 का स्क्वायर और Z का बोलो कितना 2 है ना. सीधा लिख दीजिए. और R2 का बेरिलियम बोलो कितना आएगा तो 52.9 सेकंड ऑर्बिट है तो 2 का स्क्वायर आएगा और डिवाइड बाय में कितना आएगा बोलो 4 आएगा. सीधा करते करते चीजें दिखती हैं, बहुत क्लियरली दिखती हैं. यहाँ पर ये पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है और ये बेसिकली 4 से 4 कैंसिल हो गया और 1:2 आंसर डायरेक्टली आ गया. ठीक है ना. रेशियो में फायदा क्या होता है मैं आपको बताता हूं कि रेशियो के लिए देखो आप तो इसको समझिए मैं क्यों बोल रहा हूं कि ऐसे अलग कैलकुलेट करने से कोई फायदा नहीं है. जब आप चीजों की रेशियोज करते हैं तो फॉर्मूला सेम ही रखना है ना. फॉर्मूला तो क्या रखना है सेम. समझो इस बात को. और जब फॉर्मूला सेम लगेगा तो जो चीज सेम होंगी वो तो कट जाएंगी ना. तो रेशियो में हमें फायदा होता है कि मैं ऐसे कैलकुलेट जब करते हैं तो कभी-कभी कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है ना तो वो ऊपर नीचे क्या हो जाएगी अपने आप ही कट जाएगी क्योंकि दोनों का फॉर्मूला बोलो क्या है सेम. जो सेम चीज है 52.9 सेम है ना. z अलग है चलो n अलग है लेकिन जो 52.9 है वो सीधा कट जाएगा. ये मैं आपको बस तरीका बता रहा हूं कि कभी-कभी और मुश्किल फॉर्मूले भी दिखेंगे तो वो रेशियो करने में ऊपर नीचे क्या हो जाते हैं कट जाते हैं. करने में ऐसे कर लो यार आपकी चॉइस. आपकी चॉइस क्या चाहिए 3 की रेशियो में चिंता मत करो. जो मैंने तुम्हें बताया वही क्वेश्चन बनेगा उसका 1:4:9 का और जो अदर रहेगा वो भी मैं आपको करा दूंगा. रेशियो हमेशा 2 का पूछा जाएगा ऐसे हमेशा 2 का पूछेगा. ये सब बताओ मुझे यहाँ तक में कोई डाउट है किसी बच्चे को तो क्या तुम सब बच्चों को बोर मॉडल की एक बात तो बहुत क्लियरली शायद सब लगता है समझ में आ गई होगी. कौन सी बात बोर मॉडल की कौन सी बात आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गई है कि सर बोर ने एक बात कही कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड एन एटम सॉरी इन एन एटम इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ and these fixed circular paths are called orbits and these orbits have some radius. इन orbits के बोलो अपना क्या है बोलो radius and हर orbit का अपना अलग radius है. हर atom में उसका अलग radius है बेसिकली. और radius का फॉर्मूला सब बच्चों ने याद करा 52.9 n square by z picometers where n denotes the orbit number and z denote the atomic number. This is fine to you or not guys. और इससे मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पे मैं पहुंचता हूं that orbits in an atom is not equally spaced. हमारे जो एक एटम के अंदर ऑर्बिट्स होते हैं वो इक्वली स्पेस्ड नहीं होते. मुझे लगता है रटने वाली बात नहीं समझने वाली बात थी. क्लियर होता है कि नहीं होता. अरे नहीं आया समझ में. So यहाँ पर मैं नोट करके एक बात लिख देता हूँ that in an atom orbits are not equally spaced. Okay guys, so क्या मैं आगे बढ़ूँ? ठीक है चलें इससे आगे चलें. एक मिनट हाँ एक मिनट लिखना है. सर अब मुझे टॉपिक अगला सिखाना 15 मिनट है कर लेते हैं. हाँ बोलो. इलेक्ट्रॉन्स के चेंज होने से अट्रैक्शन पर तो असर पड़ेगा तो उससे रेडियस चेंज नहीं होना चाहिए. होता है एक्चुअली में जो बोर मॉडल है ना इट इज जस्ट एप्लीकेबल फॉर द सिंगल इलेक्ट्रॉन्स आयंस. क्योंकि बोर मॉडल जब कैलकुलेट कर रहे थे इन चीज़ों को तो उसने एक बात कंसीडर नहीं करी कि जो बाहर के ऑर्बिट्स हैं जिस समय ना जिन बच्चों को लग रहा है नहीं क्यों सर ने 3+2+ लगाया समझ सको तो हालांकि ये बात लास्ट में जा समझ में आएगी जब मैं पूरा मॉडल करा दूंगा कि मान लो थर्ड ऑर्बिट जो है ना जो थर्ड ऑर्बिट है अगर मान लो उसका रेडियस हम जज कर रहे हैं तो हमने अट्रैक्शन में जज करा है न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से जेड के अकॉर्डिंग ना उसका एटॉमिक नंबर ये. लेकिन हम एक बात जज नहीं कर रहे कि थर्ड ऑर्बिट जब अट्रैक्ट हो रहा होगा तो सेकंड और फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को बोलो क्या कर रहे होंगे रिपेल कर रहे होंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं बोलो लाइक चार्जेस होते हैं. अरे ऑब्वियस बात है ना यार थर्ड ऑर्बिट जब अट्रैक्ट हो रहे हैं न्यूक्लियस से आप उसका रेडियस का अंदाजा लगा रहे तो क्या सेकंड और फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल नहीं कर रहे होंगे. तो इस बारे में बोर ने कुछ भी सोचा तो उनके फॉर्मूले ना गड़बड़ हो जाते हैं जब हम बाहर के ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन्स को भी कंसीडर करते हैं. तो ये मैं तुम्हें लास्ट में समझाऊंगा ना ज्यादा बेटर डील कर पाऊंगा इस चीज से. अभी थोड़ा कम समझ में आएगा क्योंकि मैंने तुम्हें सिर्फ एक ही फॉर्मूला सिखाया. मैं पांच चीज सिखाऊंगा बोर मॉडल से 5 चीजें अभी भी सिर्फ एक सीखी. ठीक है ना. तो मैं नेक्स्ट पे आता हूं देन हम उसके बाद बात करेंगे. इस चीज की चिंता मत करो वो वाली बात जब आएगी ना तो मैं बताऊंगा. लेकिन मैं गलत लिख नहीं सकता. मैं सिर्फ हीलियम लिखूंगा ना अभी और यहाँ पर बेरिलियम लिखूंगा तो कोई बंदा वीडियो देखे तो गलत के पढ़ा रहा है ना तो हमें वो चीज लिखनी पड़ेगी प्रॉपर कि हीलियम प्लस है बेरिलियम 3+ है. हालांकि आपके लिए तो मैं हीलियम लिखूं बेरिलियम लिखूं एक ही बात है लेकिन हम ऑनलाइन वीडियोस में ये चीज नहीं लिख सकते उसको गलत नहीं लिख सकते. क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा. लेकिन टाइम जैसे ही आएगा इसका 2 से 3 फॉर्मूला के बाद मैं रीजन दूंगा आप लोगों को कि व्हाई वी यूज हीलियम प्लस एंड व्हाई वी यूज बेरिलियम 3+. अभी के लिए आपको दिक्कत नहीं है. आपके लिए हीलियम प्लस हीलियम एक ही जैसी चीज है. एटॉमिक नंबर तो 2 ही होने वाला है. ठीक है चिंता मत करिए वाला पॉइंट आएगा. ठीक है लेकिन अभी आपको समझ कम आएगा थोड़ा सा. ठीक है चलो अब सुनो. अब अगला टॉपिक जो है हमारा कर ले स्टार्ट. अच्छा मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं. क्वेश्चन करो तुम रेडियस का. रेडियस का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन देता हूं मैं. आंसर देखो किसी के पास देना.
एनर्जी का नहीं कराता हूँ, रेडियस का ही करते हैं, इसी का क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन देखिए, in a hydrogen atom, in a hydrogen atom, in a hydrogen atom, electron is revolving, in a hydrogen atom, electron is revolving in a orbit, in a orbit having radius 211.6 picometer, 211.6 picometer, 211.6 picometer, ठीक है, समझ गए बात? 211.6 picometer। क्वेश्चन है, in which orbit the electron is revolving, in which orbit the electron is revolving, नोट कर पाए या लिखूं? शुरू हो जाओ, करो ट्राई। गलत है। अच्छा क्वेश्चन समझ में आया तुम लोगों को? इस बार खेल उल्टा कर दिया है, रेडियस दे दिया है और ऑर्बिट नंबर मांग रहा है, नहीं है बात समझे? हाँ 2, आजल ने 2 बोला, 2 एक 5 मिनट दो सर, अभी मैं ही करूँगा। 5 मिनट ही आ रहा है। कितना आ रहा है अक्षर? नहीं आ रहा। 2 आ रहा है। Means the electron is present in the second orbit of hydrogen atom ना? आपके बॉडी में? 2 आ रहा है। अब तो जरा ऐसे नहीं सर, निकाला ऐसे क्योंकि वेव चल रही है। कितना आ रहा है? 2 आ रहा है अनुषी, वांशु, देवन 12, यहाँ पे प्रिंस 2 आ रहा है। चलिए बहुत सारे बच्चों को 2 आंसर आ रहा है, तो अगर बोर्ड पे देखिए बच्चों, तीसरे वाला भी करेंगे, ये वाला भी करेंगे नेक्स्ट वाला, लेकिन यहाँ पे कुछ नैनोमीटर जैसे दिख रहा है। क्या दिख रहा है बोलो? नैनोमीटर। ये कुछ नहीं है, पिकोमीटर्स, नैनोमीटर्स ये अलग-अलग वैल्यूज हैं, जैसे मिलीमीटर्स होते हैं, सेंटीमीटर्स हैं, किलोमीटर्स हैं। तो वैसे मैं बता देता हूँ, 1 पिकोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं बच्चों? 10 की पावर -12 मीटर। तो 1 नैनोमीटर में कितने होते हैं? 10 की पावर -9 मीटर। ध्यान रखना, 1 नैनोमीटर होता है 10 की पावर -9 मीटर का, ठीक है? सो मेरी गाइस बात सुनिए बच्चों, बोर्ड पे आपकी क्वेश्चंस ना उल्टे कर दिए मैंने। मैं एनर्जी वाला टॉपिक कराता, लेकिन देखो अगर 15 मिनट में हो नहीं पाता, तो मैंने इसी पे एक और अच्छा क्वेश्चन दे दिया कि एक हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उस ऑर्बिट में जहां पर रेडियस 211.6। तो इस बार में रेडियस दिया हुआ है, क्या पूछने बोलो? कौन सा ऑर्बिट है? ऑर्बिट देखिए, रेडियस तो पूछे, रेडियस देखिए बोलोगे आप, इस बार ऑर्बिट पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला ही तो है ना, फार्मूले में बोलो क्या बोलोगे? रेडियस बराबर कितना बोलो? 52.9 m square by z, and don't forget to apply the unit of picometers ना। अब सब बच्चे मुझे बताइए, मुझे क्या गिवन है? मुझे गिवन है रेडियस, बोलो कितना? 211.6 पिकोमीटर, देखना जरूरी है पिकोमीटर। और मुझे बताओ यहाँ पर क्या आएगा? 52.9 n स्क्वायर, मुझे n नहीं पता, मुझे क्या निकालना? बोलो n ही निकालना है। और z बेसिकली बोलो कितना है? 1 है। ये भी पिकोमीटर बच्चों। अब उधर भी पिकोमीटर, इधर भी पिकोमीटर, सीधा सीधा कट रहा है कि नहीं कट रहा? अरे यार कटना जरूरी है, नहीं समझे इस बात को ना, पिकोमीटर से पिकोमीटर कटना जरूरी है। अब बताओ कितना आएगा सब बच्चे?
211.6 अपॉन में कितना आ जाएगा 52.9 बराबर कितना आ जाएगा n स्क्वायर। और अगर तुम ध्यान से इस पे फोकस करोगे ना तो बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है ये वैल्यू जो है ना सीधा कट के 4 आ रहा है। कितना आ रहा है 4। देखो ना 50 अगर 200 आ जाएगा और फिर 2.9 को मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे ही आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, काट के देख लीजिए, आपको दिखेगा। और मैं आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, आपको नहीं लगता कि जो ऑर्बिट नंबर होगा वो ऐसे एक नेचुरल नंबर की तरह ही होगा 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ होगा? तो कहीं ना कहीं इसको काटते वक्त नियरली आंसर आपके दिमाग में आना चाहिए कि या तो n स्क्वायर है, तो भाई n का स्क्वायर क्या हो सकता है, 1 का स्क्वायर 1 हो सकता है, सेकंड ऑर्बिट का स्क्वायर जब करा होगा 2 का स्क्वायर 4 आ सकता है, 3 का स्क्वायर करा होगा कितना आ सकता है 9 आ सकता है। तो रेशियोज जो होंगी ना हमेशा जब n स्क्वायर बराबर आंसर आने वाला होगा या तो 1 होगा या 4 होगा या 9 होगा या 16 होगा या 25 होगा, क्योंकि जब नहीं समझ में आ रही बात। और इसका डायरेक्ट स्क्वायर रूट हो जाए, इसका डायरेक्ट बोलो क्या हो जाए स्क्वायर रूट। 25 आएगा तो सीधा स्क्वायर रूट होगा कितना 5 आ जाएगा सीधा। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि वो कट रहा होगा पक्का। सो ये कट के कितना आ रहा है बोलो 4। सो n स्क्वायर बराबर 4 आ गया, इसका मतलब बोलो n कितना आ गया बोलो सेकंड ऑर्बिट। तो हम बोलेंगे सेकंड ऑर्बिट है। लेकिन आपके दिमाग में अब एक घंटी बजनी चाहिए भाई, पता नहीं बजनी कि भैया हाइड्रोजन में तो सर फर्स्ट ऑर्बिट ही होता है, हाइड्रोजन में तो फर्स्ट ही ऑर्बिट होता है। अब बात क्या है ना कि ये बात आपको आज तक बताई ही नहीं गई है कि हाइड्रोजन में आपने सुना है सिर्फ फर्स्ट ऑर्बिट होता है, कि आपको बताया सिर्फ इतना तक क्या है। एक्चुअली में ऑर्बिट इसमें सेकंड भी होता है, थर्ड भी होता है, फोर्थ भी होता है और बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं, लेकिन बाकी सारे खाली होते हैं। बाकी सारे क्या होते हैं खाली। तो हम इसे फर्स्ट ऑर्बिट तक पढ़ाए थे और इस बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में प्रूव करके दिखाऊंगा कि बाकी सारे कैसे खाली होते हैं, ये कैसे अंदाजा लगा होगा। ठीक है, तो ये वाली बात मैं आपसे करूंगा। ये कुछ वैसे ही मान लीजिए कि बिल्डिंग बनी हुई है 4 माले की, 4 मंजिल बनी हुई है, लेकिन सिर्फ पहली मंजिल भरी हुई है, बाकी सब के सब खाली है। पहली मंजिल किराए पे चढ़ी हुई है, बाकी सब खाली है, लेकिन कुछ में तो वो मंजिल भी चढ़ी हुई है ना। जैसे सोडियम की बात करो, पहला दूसरा तीसरा, तो इसका बस पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है, बाकी में इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ठीक है ना। तो आपको चिंता नहीं करनी वाली बात की कि सेकंड ऑर्बिट कहां से आ गया, बस समझ लो होता है, पर होता है लेकिन वो खाली है। जैसे कि मान लो मैं ये बोलूं इस बिल्डिंग के अंदर सेकंड मंजिल तो है ना, लेकिन वो खाली पड़ी है, बस थर्ड मंजिल है खाली पड़ी है। सेकंड ऑर्बिट तक का रेडियस डेफिनेटली होता है। अब आपको टेंशन नहीं लेने की वो क्यों है क्यों नहीं है, अभी बस आपको क्वेश्चन हर एटम में क्वेश्चन करने का मतलब रखिए, जब मैं एनर्जी वाला टॉपिक बताऊंगा तो इस पे चर्चा होती है। ठीक है ना। तो ये वाली चर्चा भी आएंगे, अभी पूरा मॉडल तो स्टार्ट हुआ है। ठीक है ना, 5 क्लास लगती है मॉडल में। अब आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट। तो ये समझ लो 50% का तो चैप्टर यही है, 50% से भी ज्यादा मान के चल रहा है। अब बताओ एक हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उस ऑर्बिट में जिसका रेडियस इतना है। अब बताओ कौन अच्छा कर पाएगा 5 बोल दे भाई, बोल दे बोलने वाला था कि मैं इसको नहीं देख रहा होता तो ये थोड़ा टाइम चाहता नहीं है सर, निकालता हूं मैं चेक करो एक बार सर सच्ची में निकाला आप आगे देख। ठीक है, ये वाला निकाला है 5 वाला सर पिकोमीटर होगा ना वहां पे। जितने तेरा 5 आ गया सर, ये वाला 5 नहीं आया, इसका आ गया, मैंने कहा आ गया 5 रूट में आ सकता है। ये सर नहीं आया, कैसे आएगा कैसे आ सकता है? अच्छा आप लोग इसमें देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, दिमाग लगाइए। ये नैनोमीटर्स में है और फॉर्मूला किसमें बोलो पिकोमीटर्स में। थोड़ा सा आपको हमें सावधानी से कैलकुलेशन करना है। अच्छा आप लोग एक छोटी सी बात बता दो, आप लोग पूरा बोर्ड में देखो, एक पिकोमीटर इतना है, एक नैनोमीटर इतना है। अगर आप देखेंगे इन दोनों में क्या रिलेशन है, अच्छा बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, बड़ा नंबर कौन है, नैनोमीटर या पिकोमीटर? यार वो 1 में 10 की पावर 12 है और ये 1 में 10 की पावर 9 है, तो ऑब्वियस सी बात है वो छोटा हो गया। और ये वाला क्या है बोलो बड़ा है, 10 की पावर -9 बोलो क्या है बड़ा है। तो कितना बड़ा है, 2 नहीं, कितना बड़ा है ये? अच्छा 1 नैनोमीटर कितना बड़ा होता है? सो मैं मेरे को थोड़ा क्लियरली दिख रहा है 1000 गुना बड़ा है। कितने गुना बड़ा? 1000 गुना। आपको नहीं दिख रहा, मैं प्रूव करके दिखाता हूं। 1 नैनोमीटर को 1 पिकोमीटर से डिवाइड करो, बोलो कितना आएगा? 10 की पावर -9 मीटर अपॉन में 10 की पावर -12 मीटर। बोलो सही कह रहा है नहीं कह रहा? बोर्ड पे देखना जरा फटाफट से, ये मीटर से मीटर कटेगा, 10 की पावर -12 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा +12, क्या हो जाएगा +12, मतलब कितना हो जाएगा बोलो 1000। मतलब मैं आपको एक क्लियर कट बात बता देता हूं, क्लियर कट बात बता देता हूं कि 1 नैनोमीटर से 1000 गुना बड़ा होता है किससे बोलो? 1 पिकोमीटर से। समझ लीजिए क्यों ऐसा करना है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए बहुत क्लियरली दिखता है मुझे, 2 तरीके से कराऊंगा, चिंता मत कीजिए, जरूरत नहीं है उसकी, लेकिन समझ जाओ तो बहुत बढ़िया है। 1 पिकोमीटर 10 की पावर -12 है और 1 नैनोमीटर 10 की पावर -9 है। आप मुझे बताओ ना नैनोमीटर कितना बड़ा होगा उससे? 1000 गुना। आपको ये बात तो क्लियर होती है कि ये बड़ा है। अरे 10 की पावर -9 में 0.0000 कम जीरो आएंगे और उसमें 0.0000 ज्यादा जीरो आएंगे, छोटा नंबर है वो। सो पिकोमीटर छोटा है, नैनोमीटर बड़ा है। नैनोमीटर कितना
कितना बड़ा है, बहुत क्लियरली अगर मैं उसको 1000 से गुना कर दूं, 10 की पावर माइनस 12 को 1000 से गुना कर दूं 10 की पावर 3 से, तो 10 की पावर माइनस 9 आएगा भी नहीं आएगा। सो नैनोमीटर्स आर 1000 टाइम्स मोर, 1000 टाइम्स ग्रेटर देन द पिकोमीटर्स। इज दिस फाइन? अभी क्वेश्चन करना कैसा था, आप लोगों को बहुत सिंपल स्ट्रेटजी यूज करनी थी कि रेडियस का फार्मूला होता है 52.9, फोकस कर रहे हो बच्चों, n स्क्वायर बाय z पिकोमीटर्स ना। अब बोर्ड पे सब बच्चे सुनेंगे, दो तरीके में, दोनों तरीके से आपको बताऊंगा। करना क्या था, आपको ये करना था 1.3225, फोकस करिए 1.3225, ये बोलो किसमें, नैनोमीटर, और यहाँ पर ध्यान देंगे भाई 52.9 n स्क्वायर बाय z तो 1 ही आना है, और ये है पिकोमीटर। अब देखिए नैनोमीटर से पिकोमीटर नहीं कर सकता भाई, नहीं कर सकता, और पिकोमीटर सेम यूनिट थी, काट दी थी आप लोगों ने। अरे महत्व तो रखती है ना पिकोमीटर भी अपना, क्योंकि इसका वैल्यू 10 की पावर माइनस 12 होना चाहिए। लेकिन मेरे को पता है अगर मैं इधर लिखूंगा 10 की पावर माइनस 12, तो उधर भी 10 की पावर माइनस 12 आना है, वो तो कैंसिल ही होना है। लेकिन क्या इधर मैं कैंसिल कर सकता हूं, क्योंकि ये नंबर अलग है और ये नंबर अलग है। पिकोमीटर में वो देगा 10 की पावर माइनस 12 और ये देगा 10 की पावर माइनस 9। तो एक तरीका तो ये बनता है कि आप लोग ये करें कि 1.3225 और मैं इधर लिख दूं 10 की पावर माइनस 9, क्या कहते बोलो? अरे समझ गए बात को? आदर्श नहीं आ रही बात समझ में? अरे 10 की पावर, क्योंकि नैनोमीटर को मैं 10 की पावर माइनस 9 बोलता हूं ना, एक नैनोमीटर 10 की पावर माइनस 9 मीटर के बराबर होता है, और एक पिकोमीटर 10 की पावर माइनस 12। हां, नहीं आया समझ? मैं कह रहा हूं बच्चों, वो फॉर्मूला किसमें है बोलो, पिकोमीटर में, और ये वैल्यू किसमें है बोलो, नैनोमीटर में। तो मैं ऐसे आमने सामने नैनोमीटर पिकोमीटर नहीं कट कर सकता ना, अलग-अलग यूनिट्स को नहीं काट सकते हम। सेम यूनिट है तो ऊपर नीचे काट सकते हैं, आमने सामने काट सकते हैं, जैसे उधर काटा पिकोमीटर पिकोमीटर। अच्छा क्यों, सुन लो ये बात थोड़ी। अगर मैं इधर नहीं काटता, मैं इसको लिखता 10 की पावर माइनस 12, उधर भी 10 की पावर माइनस 12 आता है, क्योंकि पिकोमीटर को जब चेंज करते हो मीटर में तो कितना करना पड़ता है, 10 की पावर माइनस 12। तो उसको मीटर में लाने के लिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 10 की पावर माइनस 12 से, और इधर भी 10 की पावर माइनस 12 से, 10 की पावर माइनस 12 कैंसिल हो जाएगा। बट क्या मैं इधर लिखूंगा तो ये 10 की पावर माइनस 9 आएगा और 10 की पावर माइनस 12 आएगा, क्या मैं डायरेक्टली काट सकता हूं? नहीं काट सकता, मैं डायरेक्टली नैनो से पिको नहीं काट सकता। तो मैं क्या करता हूं, मैंने 10 की पावर माइनस 9 लिख देता हूं, ये भी मीटर में आ गया। और बोलो, और बोलो, ये n स्क्वायर है बाय 1 है, और ये आएगा बच्चों पिकोमीटर को भी करूंगा तो बोलो कितना, 10 की पावर माइनस 12। अरे लंबा तरीका है, मैं तुम्हें आसान तरीका बताऊंगा, चिंता मत करिए, लंबा मेथड है। तो मुझे बताओ जरा सब बच्चे, हां भाई क्लास सब बच्चे बताओ जरा, वो 10 की पावर माइनस 12 10 की पावर माइनस 9, अब पूरा नीचे जाओ। सो 1.3225 into 10 की पावर माइनस 9, नीचे आ रहा है 52.9 और 10 की पावर माइनस 12 बराबर आ रहा है n स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है? अरे यार समझ नहीं आ रहा। अब बताना जरा क्या होगा, ये 10 की पावर माइनस 12 ऊपर जाएगा, 10 की पावर 3 हो जाएगा, और 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा वो, तो 3 पॉइंट आगे आ जाएगा, 1322.5 डिवाइड बाय 52. अब तुम लोग डिवाइड करके देख लो इसको 100%, क्योंकि n स्क्वायर का एक नंबर आ रहा है, तुम उसको डिवाइड करके देखो, तो डिवाइड तुम्हें आता है मैथमेटिक्स, ये 25 देगा। कितना देगा बोलो? 25। तो n स्क्वायर का वैल्यू आ गया 25, और जब n स्क्वायर 25 आएगा, अब बोलो n स्क्वायर 25 आएगा तो कौन सा आएगा, मतलब फिफ्थ ऑर्बिट है, कौन सा बोलो, फिफ्थ ऑर्बिट। अब बच्चों के दिमाग में लगता है सेकंड ऑर्बिट का 211 है, फिफ्थ का साइज इतना कम कैसे हो गया? अरे बच्चों ये नैनोमीटर में है, किसने बोलो? अब मैं इसका आसान तरीका बताऊं, सुनो मेरी बात से बच्चे, भाई क्लास इधर भाई, आसान तरीका सुनो भाई, कि आप लोग ये बात जानते हो कि नैनोमीटर को मैं किसमें लेके आ सकता हूं, पिकोमीटर में लेके आ सकता हूं सीधा। एक नैनोमीटर 1000 पिकोमीटर्स के बराबर होता है, तो मुझे बताओ कितने नैनोमीटर्स कितने के बराबर होगा? 1000 से गुना कर दो, 1000 से, तो मैं सीधा ही मैं कर दूं कि इसको मैं 1000 से गुना करूंगा, जब ये 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल 3 आगे चला जाएगा। अरे नहीं है बस सुनना, तो कितना हो जाएगा तुम्हें पता है? 1322.5 पिकोमीटर्स। अब भाई कहानी क्लियर है, 52.9 n स्क्वायर बाय में पिकोमीटर्स, कुछ नहीं करना, कैंसिल कैंसिल, बोलो कितना आ गया? 1322.5 डिवाइड बाय में 52.9 बराबर में n स्क्वायर, और n स्क्वायर की वैल्यू आ गई बच्चों 25, और n की वैल्यू कितनी आ गई बोलो 5। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर रहा हूं, जब भी डिवाइड करके आएगा एक ऐसा होल, ऐसा नंबर आएगा जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल होगा, 25 16 9 नहीं आ रही बस यूनिट का थोड़ा सा ध्यान रखना था कि जब वो पिकोमीटर में, तो ये वाला वैल्यू पिकोमीटर में लाना पड़ेगा। समझ नहीं आया? कुछ क्लैरिटी आई? और अब क्लियर होना चाहिए, सेकंड ऑर्बिट का रेडियस देखो 211.6 है, देखो भाई सेकंड का देखो 211.6, और फिफ्थ का देखो 1322.5 है कि नहीं? बड़ा ऑर्बिट है ना, वो पिकोमीटर है, नैनोमीटर है, तो इसलिए आपको लग रहा है छोटा ऑर्बिट है, छोटा नहीं है, बड़ा ही है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आप मुझे बताइए बेसिकली आज की क्लास में हमने क्या सीखा है भाई? क्लास इधर भाई, हमने आज की क्लास में सर क्या सीखा? आज की क्लास में बोर मॉडल स्टार्ट हुआ, मैं 1 मिनट की समरी दे रहा हूं बिल्कुल। बोर मॉडल में क्या कहा गया? सो अकॉर्डिंग टू द बोर मॉडल इन एन एटम इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, एंड these fixed circular paths are called orbits. These are called orbits, and these orbits have some radius. इन orbits के ऊपर क्या है बोलो? radius, which are calculated by using a formula of r बराबर में क्या 52.9 n square by z पिकोमीटर्स। ये वैल्यूज किसमें आएगी बोलो? पिकोमीटर है ना। लगाने को मीटर में भी बना सकता था, बस मल्टीप्लाई में 10 की पावर -12 लिख लेता उसको,
लेकिन कह रहे हैं फॉर्मूला मुश्किल होएगा, इससे बेटर से क्या लिख दो बोलो, पिकोमीटर। वो अपने आप समझ जाएगा 5 पिकोमीटर आ रहा तो बोल देगा 5 गुना में 10 की पावर -12। दिस इज पॉइंट यू आर नॉट गाइस, है ना। उसमें सिंपल फॉर्मूला बोला 52.9 n स्क्वायर बाय z। और आपको बस ध्यान रखना है इस बात का, आपको बस ध्यान रखना है इस बात का कि भैया ये जो n और z है वो क्या है, बोलो n क्या है ऑर्बिट नंबर, z बोलो क्या है एटॉमिक नंबर। अब आपको बोल दे कि फलाना एटम है उसका फलाना ऑर्बिट है, मुझे रेडियस बताओ। अरे यार जो भी एटम बोलेगा उसका एटॉमिक नंबर पता होगा और जो भी ऑर्बिट नंबर बोलेगा उसका मुझे n पता होगा। क्लियर है कि नहीं? सो आई हैव n, आई हैव z, मैं दोनों की वैल्यूज पुट करूंगा, वी गेट द रेडियस। दिस इज फाइन टू यू नॉट गाइस, है ना। सो ये रेडियस समझ में आ रहा है। अब तो किसी का भी रेडियस निकाल लोगे निकाल लोगे, और जब ये सारे रेडियस निकाले तो बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पे पहुंचे कि एक एटम के अंदर जो उसके चारों तरफ ऑर्बिट्स होते हैं वो इक्वली स्पेस्ड नहीं होते, धीरे-धीरे वो फार होते जाते हैं ना, फार समझ रहे हो, धीरे-धीरे दूर होते चले जाते हैं ना। सो ये वाली बात भी आपको समझनी पड़ेगी और रेशियोज भी आपको समझने पड़ेंगे। ये बहुत क्लियर है भाई आप लोगों को, ये क्वेश्चन रेशियो वाले भी समझ में आ गए। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपको रेडियस दे दिया जाएगा और ऑर्बिट बताना होगा। तो इसमें ट्रिक ये है बच्चों कि लास्ट में जब n स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे होगे तो वो एक ऐसा नंबर देगा जिसका डायरेक्टली स्क्वायर रूट पॉसिबल होगा। 4, 9, 16, 25, 36 ऐसे आएंगे वैल्यूज कि उसका स्क्वायर रूट डायरेक्टली होगा, है ना। और क्योंकि डेसिमल में क्यों नहीं आ सकता है, समझ रहे हो। ये ऑर्बिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं 4.4 ऑर्बिट नंबर, ऑर्बिट या तो चौथा होगा या क्या होगा, पांचवा होगा। 4.4 ऑर्बिट तो हो ही नहीं सकता। दिस इज फाइन टू यू नॉट गाइस। सो आपको रेडियस वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि ये जो ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इनका एनर्जी कितना कितना होता है। अब फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी अलग होता है, सेकंड में अलग होता है, वो भी सीखने वाले नेक्स्ट क्लास में। लेकिन आज हमने ऑर्बिट्स का क्या सीखा, बोलो रेडियस। सो कैन वी कैलकुलेट, अब क्या हम इतने एबल हो चुके हैं कि हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी एटम के किसी भी ऑर्बिट का रेडियस निकाल लो। किसी भी एटम के किसी भी ऑर्बिट का रेडियस निकालो। इतना आगे नहीं आ गया, इतना ही आना चाहिए था, बस इतना समझ में आ गया तो वेरी गुड। क्लियर है भाई? ठीक है। सो इतना आप लोग कवर करके आएंगे, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। कोई बच्चा आप में से ऐसा तो नहीं जो ग्रुप में भी ऐड नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप में आप, और कोई बच्चा